सर्कल, क्या कहते हैं हिंदी में, वृत्त। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center at origin and radius is r। ठीक है बेटा, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और त्रिज्या r। तो हम सभी लोग जानते ही होंगे, ये कोई वृत्त है, ये सेंटर है बेटा 0,0 पर, ये रेडियस है r। ये पॉइंट है P मान लिया x, y। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेंटर केंद्र कहाँ है, मूल बिंदु पर, और त्रिज्या क्या है r। तो हम Cp निकालें अगर डिस्टेंस फार्मूला से, तो आएगा √x² + y²। ये किसके बराबर है, r के बराबर है। दोनों पक्षों का वर्ग करवा देंगे बेटा, तो ये आ गया हमारा उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, त्रिज्या r। ठीक है, अब देखिए इस वृत्त का पैरामीट्रिक फॉर्म, परामिति रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin, ये कहलाता है इस वृत्त का परामिति रूप। ठीक है, अगर आप x और y की जगह ये रख दोगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है परामिति रूप। ऐसे लिख दें r cos थीटा, r sin थीटा, तो बेटा ये कहलाता है परामितीय निर्देशांक, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। ओके बेटा, तो ये होता है हमारा पहला केस, पहला वाला है ना, वह वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, त्रिज्या r। अब देखेंगे हम लोग वृत्त का दूसरा केस, सेकेंड केस, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट h, k, केंद्र कहाँ है h, k पर, एंड रेडियस बेटा, सेंटर जो है h, k पर है और रेडियस r है। तो इस सर्कल की इक्वेशन, ये सेंटर है हमारा h, k पर, ये रेडियस है r, ये पॉइंट ले लेंगे P, x, y। तो वही काम करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से Cp निकालेंगे, r के बराबर करेंगे, तो बेटा क्या आ जाएगा x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r। ठीक है बेटा, ये हमारा वृत्त का समीकरण आ गया जिसका केंद्र है h, k पर और त्रिज्या है r। अगर इस वृत्त का हम परामिति रूप लिखना चाहें तो वो परामिति रूप क्या होगा, x बराबर h प्लस r cos थीटा, x बराबर h प्लस r cos थीटा, y बराबर k प्लस r sin थीटा। ठीक है बेटा, x बराबर h प्लस r cos थीटा, y बराबर k प्लस r sin थीटा, ये होगा इस वृत्त का परामिति रूप, पैरामीट्रिक फॉर्म। ऐसे लिख सकते हैं h प्लस r cos थीटा, k प्लस r sin थीटा। अगर इस तरीके से लिखते हैं ये क्या कहलाएंगे बेटा, परामितीय निर्देशांक, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये हो गया दूसरा वाला वृत्त, सर्कल का सेकंड केस।
अच्छा, अब देखिए वृत्त का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये वृत्त का समीकरण है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं वृत्त का केंद्र क्या है h कॉमा के और इसकी त्रिज्या क्या है r। अगर ये होल स्क्वायर खोल दें और क्रम में लिख लें, एक सही से क्रम में लिख लें, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दें तो बेटा माइनस का आर स्क्वायर बराबर क्यू। ठीक है, अगर हम होल स्क्वायर खोल लें और एक क्रम में लिख लें तो ये ऐसा समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो अब ये जो वृत्त का समीकरण है ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, देख सकते हो आप। तो इसको अच्छा बनाते हैं, इसको अच्छा बनाते हैं, क्या करेंगे, एच की जगह बेटा माइनस जी पुट कर दिया, एच की जगह माइनस जी, ए की जगह बेटा माइनस एफ पुट कर दिया और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इस पूरे की जगह पर हमने एक कांस्टेंट संख्या दूसरी संख्या सी पुट कर दी। ठीक है, तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये ऐसा समीकरण देखिए आप बन गया। ठीक है, ये ऐसा समीकरण बन गया। अब ये देखने में ठीक लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इस वृत्त का, ये इसी को कहते हैं व्यापक रूप, इसी को कहते हैं बेटा व्यापक रूप। अब इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, तो ये वृत्त किससे बना है, इससे ही तो बना है, ये वाला इससे बना, दोनों के केंद्र क्या होंगे बेटा समान। ठीक है, तो ऊपर वाले का केंद्र क्या था एच कॉमा की, एच कॉमा की, तो एच की जगह माइनस जी रख देंगे और के की जगह माइनस एफ, एच की जगह बेटा माइनस जी रख देंगे और के की जगह क्या रख देंगे माइनस एफ रख देंगे। तो केंद्र बेटा क्या आ जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस। ठीक है, रेडियस निकाली जाए तो देखिए ये समीकरण जो है बेटा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर सी। इसमें जब आप एच की जगह माइनस जी रख दीजिए, के की जगह माइनस एफ रख दीजिए, तो माइनस जी का स्क्वायर क्या हो गया जी स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर क्या हो गया एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे और वर्गमूल ले लेंगे बेटा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने केंद्र और त्रिज्या दोनों के सूत्र निकाल दिए। ठीक है, तो जो व्यापक रूप होता है इसका केंद्र क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी एक्स का जो गुणांक है टू जी उसको आधा कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे, है ना, एक्स का जो गुणांक है बेटा उसको आधा कर देंगे साइन चेंज कर देंगे माइनस जी, और बेटा जो वाई का गुणांक है उसको आधा करके साइन चेंज कर देंगे तो हमारा केंद्र आ जाएगा। और त्रिज्या बेटा क्या हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले सर्कल वृत्त के हमने तीन रूप पढ़ लिए बेटा, तीन तरह के वृत्त पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे डायामेट्रिक फॉर्म, वृत्त का डायामेट्रिक फॉर्म। डायामेट्रिक फॉर्म किसी वृत्त के, आपको बेटा ये किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, किसी वृत्त के व्यास के
सिरों के, किसी वृत्त के व्यास के सिरों की निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 है, ठीक है। तो उस वृत्त का समीकरण, क्या होगा बेटा? उस वृत्त का समीकरण x माइनस x1, x माइनस x1, x माइनस x2, ठीक है बेटा, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो उस वृत्त का समीकरण ये होगा x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो आसान चीजें हैं जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्म में वृत्त का समीकरण, व्यास के सिरों के निर्देशांक अगर हमको दिए हो, व्यास के सिरे दिए हो, है ना, तो हम वृत्त का समीकरण इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। ये भी देखिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस of a point from a circle, okay? Minimum and maximum distance of a point from a circle. ये बेटा सर्कल है, ठीक है। ये इसका सेंटर है C और इसकी रेडियस है R। ये कोई पॉइंट हो गया P। इस पॉइंट की हमको इस सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी ये पता करना, ठीक। मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो देखिए बेटा ये पॉइंट है P बाहर, पॉइंट P बाहर है, ठीक। और इसकी वृत्त से न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी पूछा जाता है सवाल, ठीक है। वृत्त का केंद्र आपको पता होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, और वृत्त की त्रिज्या दी होगी, ठीक है। वृत्त का केंद्र दिया होगा और वृत्त की त्रिज्या दी होगी, और ये जो बिंदु है बाहर इसके निर्देशांक भी आपको दिए होंगे, ठीक है। तो इस बिंदु की इस वृत्त से न्यूनतम दूरी क्या होगी और अधिकतम दूरी क्या होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने मान लिया, कुछ मान लिया Q, ये पॉइंट Q। जानते हो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, न्यूनतम दूरी, ठीक है बेटा। इस बिंदु P की वृत्त से जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी PQ, ठीक है, PQ। और पता है मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये जो बिंदु P है इसकी वृत्त से मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको पीछे बढ़ा दो इसी लाइन को, ठीक है, सेंटर से मिलाते हुए पीछे बढ़ा दो, ये बिंदु मान लो R, ये बिंदु मान लो R। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी PR, ठीक है। आप समझ में आ गई, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी PR, ठीक है बेटा। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी PQ। अच्छा PQ को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, PQ को हम देखिए ध्यान से देखिएगा, PQ को हम क्या लिख सकते हैं, CP, ये क्या है, ये त्रिज्या है इतनी, ये क्या है, ये त्रिज्या है। तो PQ को क्या लिख सकते हैं, CP माइनस R, CP माइनस R। और देखिए PR को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये त्रिज्या है इतनी, ये क्या है, इतनी त्रिज्या है।
तो पी आर को क्या लिख सकते हैं, सीपी टीपी प्लस आर, सीपी प्लस लिख सकते हैं बेटा। तो ये होती है मिनिमम डिस्टेंस होती है बेटा सीपी माइनस आर, और मैक्सिमम डिस्टेंस होती है सीपी प्लस आर। ठीक है, सीपी क्या चीज है, उस बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है, और बेटा आर क्या चीज है, उस वृत्त की त्रिज्या। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन अगर करना चाहो, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसके ऊपर कोई वृत्त ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, है ना, प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, बेटा बात समझ में आ गई। तो और एक पॉइंट ले लो डी कॉमा 4। ठीक है, तो इस वृत्त की, ये कोई हमको वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, इस वृत्त से बिंदु बिंदु 3,5 बिंदु 3,5 की न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी ज्ञात करो। ठीक है, बिंदु 3,5 बिंदु 3,5 की न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी ज्ञात करो। ठीक है बेटा, तो ये वृत्त का समीकरण दिया हुआ है। इस वृत्त से बिंदु 3,5 की न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले इस वृत्त का सेंटर निकाल लें। तो सेंटर के लिए क्या कहा, x के गुणांक को क्या करेंगे, आधा, है ना, तो क्या बचेगा -2, है ना बेटा, और फिर चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। ठीक है, और y के गुणांक को क्या करेंगे, आधा, क्या आएगा +3 आएगा, है ना, फिर उसका चिन्ह बदल देंगे तो -3। ठीक बेटा, ऐसे हम सेंटर निकालते हैं। अच्छा, अब हम ये बिंदु P दिया हुआ है हमको, कौन सा बिंदु P, तो हम CP निकालेंगे। इस बिंदु की सेंटर से डिस्टेंस, इस बिंदु की सेंटर से डिस्टेंस निकालो। तो अंडर रूट 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, 8 का स्क्वायर 8, 5 और 3 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अंडर रूट के अंदर 64 प्लस 1 बेटा क्या हो जाएगा 65। ठीक है, तो ये आ गया। अब त्रिज्या और निकाल लो। तो त्रिज्या का सूत्र बेटा क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर। ठीक है, जी कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस एफ स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, और माइनस सी तो -9, 9 कट गया, तो अंडर रूट 4 कितना हो गया। ठीक है, अब देखिए मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, क्या लिखा था, सीपी माइनस आर। तो बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 65 माइनस, और बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी प्लस आर, अंडर रूट 65 प्लस, ये बेटा हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई भाई, इससे क्यों नहीं कहते हो पूजा से कि ये टाइम से क्लास ज्वाइन किया करे, ये रोज ऐसे ही करती है। और कल तो इसने बहुत देर से भेजी, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट। अब देखिए होता क्या है कि क्लास
बंद करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे हम बाहर निकल जाएंगे तो ये सारी रिकॉर्डिंग जो अभी तक पढ़ाया है हो जाएगी। बंद करके फिर हम दोबारा लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तब बच्चे उसमें दोबारा ज्वाइन करते हैं। कितना समय बर्बाद हो जाता है? और ऐसे हमने कल भी इसने बहुत बाद में भेजी, तो हमने क्लास बंद करके और फिर बाहर लिंक पे भेजा भी, टाइम भी बर्बाद हुआ और ये क्लास में आई भी नहीं। तो भाई इस तरह से क्या लाभ है? 15 मिनट पूरा वेट करते हैं, ऐसा भी नहीं कि 1-2 मिनट में आ जाते हैं। क्यों भाई आशीष? ऐसे यार तो बड़ा टाइम समय की बर्बादी होती है ऐसे ना। सर रहने दीजिए, ना करिए किसी को। हाँ, एक दिन की बात, रोज रोज वही। कभी भी क्लास हम शुरुआत से जब भी है समय से आती नहीं है भाई। क्लास बंद करो फिर उसको लिंक भेजो, कितना समय दोबारा चालू करो पूरा सिस्टम। तो बेटा ये हम लोगों ने देख लिया मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। इसके बाद इंटरसेप्ट, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, intercept made by the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या कहना चाहता हूं मैं कि ये बेटा x अक्ष है, ये क्या है हमारी y अक्ष, और ये कोई वृत्त है। ठीक है, ये हमने कोई वृत्त ले लिया, ये हमने कोई वृत्त ले लिया। ठीक, आप देख सकते हैं ये जो वृत्त है बेटा x अक्ष पर अंतःखंड काट रहा है। x अक्ष पर बेटा अंतःखंड काट रहा है AB। ठीक है, x अक्ष पर बेटा अंतःखंड काट रहा है AB, और y अक्ष पर बेटा अंतःखंड काट रहा है CD। y अक्ष पर अंतःखंड काट रहा है CD। तो इनकी अंतःखंड की लंबाई क्या है, AB और CD। ठीक है, तो उसका सीधे डायरेक्ट सूत्र होता है x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई होगी 2 g स्क्वायर माइनस c, 2 g स्क्वायर माइनस c एंड 2 f स्क्वायर माइनस। ठीक है बेटा, 2 g स्क्वायर माइनस c एंड 2 f स्क्वायर माइनस c। डायरेक्ट हम सूत्र लगा है ना, रथ का समीकरण दिया होगा आपको, उससे g पता चल जाएगा, f पता चल जाएगा, c पता चल जाएगा। यहाँ पर पुट कर देंगे तो x अक्ष पर अंतःखंड और y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, चलिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा कि एक वृत्त आपको दिया हुआ है और एक बिंदु दिया हुआ है। एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है और एक बिंदु दिया, तो बेटा तीन संभावनाएं होती हैं, या तो बिंदु वृत्त के बाहर होगा, या बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित होगा, या बिंदु वृत्त के अंदर होगा, है ना। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि बिंदु कहां पर है? अगला जो हमारा है बेटा वो है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट
position of a coin with respect to a circle, with respect to a circle, ठीक है। कोई वृत्त है, इसका समीकरण ऐसे शॉर्ट में हमने लिख दिया s बराबर 0। s कुछ भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9y प्लस 32 इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 0 लिख दिया हमने शॉर्ट में। अब कोई बिंदु है तो तीन संभावनाएं हैं, या तो वो बाहर होगा, या वृत्त के ऊपर होगा, या वृत्त के अंदर होगा। बिंदु हमको दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण हमको दिया हुआ है, हम कैसे पता लगाएंगे, कहाँ है, क्या करेंगे, इस बिंदु से वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, जो निकल के आएगा उसका नाम रख दिया S1। S1 S1 क्या चीज है, बिंदु P से, बिंदु P से वृत्त के समीकरण को, वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करवाएंगे, बिंदु P से वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करवाएंगे, तो बेटा क्या आएगा, S1 आएगा। ओके, अब अगर ये S1 जो है बेटा, यदि S1 हमारा ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव आया, धनात्मक आया, तो बिंदु कहाँ है, तो बिंदु बाहर है। तो बेटा बिंदु कहाँ है, तो बिंदु बाहर है, ठीक है। यदि बेटा S1 बराबर 0 आ गया, तो बिंदु कहाँ है बेटा, बिंदु वृत्त पर है। तो बिंदु कहाँ है, मतलब वृत्त का समीकरण अगर संतुष्ट हो गया तो बिंदु वृत्त पर है। यदि ये जो संतुष्ट करवाने के बाद कोई संख्या निकल के आएगी, अगर वो संख्या निगेटिव है, तो बिंदु कहाँ है, वृत्त के अंदर है। तो बिंदु वृत्त के अंदर। ओके बेटा, तो ये तीन कंडीशन होती है पता लगाने की, है ना, ठीक है, समझ गए होगी बात को, आसान है एकदम। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और जो अगला टॉपिक है वो है आपका स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ये कैसे? ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट। देखते हैं स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। अंग्रेजी में बोलेंगे स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। इसको कहते हैं स्पर्श रेखा, पहले समझ लें। देखिए वह रेखा जो किसी वक्र को, वह रेखा जो किसी वक्र को सिर्फ एक बिंदु पर काटती है, वह रेखा जो किसी वक्र को सिर्फ एक बिंदु पर काटती है उसको कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। और वह रेखा जो वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है, वह रेखा जो वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है उसको कहते हैं छेदक रेखा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीकेंड, बेटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीकेंड, हिंदी में क्या कहते हैं, छेदक रेखा। ओके, ये क्या है, स्पर्श रेखा। चलिए अब आपको मान लीजिए वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, और वह बिंदु के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। अच्छा, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ये तो हो गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है बेटा, ये हमारी स्पर्श। इस बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, संपर्क बिंदु, ठीक है, पॉइंट ऑफ। तो आपको, ठीक है,
स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। सबसे पहले बिंदु क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पॉइंट फॉर। बेटा बिंदु रूप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पॉइंट फॉर। आपको देखिए क्वेश्चन में वृत्त का समीकरण दिया होगा, और एक बिंदु दिया होगा, है ना, वृत्त पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक दिए। आपसे कहेगा इस बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, लिखिए। क्या तरीका है सीख लीजिए, चाहे वृत्त हो, चाहे पैराबोला, चाहे एलिप्स, चाहे हाइपरबोला, कोई भी कोनिक क्यों ना हो, तरीका सबका सेम होता है स्पर्श रेखा निकालने का, जो अभी होता हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रख देंगे, x(x1), है ना, ये x1 y1 बिंदु आपको दिया होगा, x1 y1 बिंदु प्रश्न में दिया होगा, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रख देंगे, x(x1), वाई स्क्वायर के स्थान पर बेटा क्या रख देंगे, y(y1), ठीक है, वाई स्क्वायर के स्थान पर बेटा क्या रख देंगे, y(y1), एक्स के स्थान पर बेटा क्या रख देंगे, x प्लस x1 बटे 2, x के स्थान पर बेटा क्या रख देंगे, x प्लस x1 बटे 2, और y के स्थान पर बेटा क्या रख देंगे, y प्लस y1 बटे 2, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर के स्थान पर x(x1), y स्क्वायर के स्थान पर y(y1), x के स्थान पर x प्लस x1 बटे 2, y के स्थान पर y प्लस y1 बटे 2, और xy के स्थान पर हम रखेंगे x1y प्लस xy1 बटे 2। xy के स्थान पर बेटा हम रखेंगे x1y प्लस xy1 बटे 2, ठीक है बेटा। ये तरीका होता है स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने का। चलिए एक प्रश्न करते हैं तो आपको मामला समझ में आएगा क्या है। एक वृत्त का समीकरण बेटा हमने ले लिया, x बराबर x प्लस x1/2 कब रखेंगे? अभी बता रहे हैं, जब स्पर्श रेखा का पूछी जाएगी, स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ, तब ये तरीका लगाना है। अभी बता रहे, क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस माइनस कुछ ले लेंगे, क्या लेंगे अभी बता रहे हैं। -8, ठीक है बेटा। तो ये हमको एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, और इस वृत्त पर स्थित एक बिंदु दिया हुआ है 3,1, ठीक है, और आपसे कहा गया है बेटा इस बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण लिखिए, ठीक है। तो देखिए क्या तरीका बताया, ये हमारा बिंदु क्या हो गया, x1 y1 हो गया, ठीक है बेटा, ये बिंदु हमारा क्या हो गया, x1 y1 हो गया। क्या तरीका बेटा आपको सिखाया है कि एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या कर देंगे, x(x1), यानी x बोले 3, ठीक है, y स्क्वायर के स्थान पर बेटा क्या कर देंगे, y(y1), y बोले 1, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर के स्थान पर x(x1), y स्क्वायर के स्थान पर y(y1), y बोले 1, -2, ठीक है, x के स्थान पर क्या कर देंगे, x प्लस x1 बटे 2, x प्लस x1 बटे 2, x प्लस x1 यानी कि x प्लस 3 बटे 2, ठीक है, तो -2 x के स्थान पर x प्लस x1 बटे 2, x प्लस 3 बटे 2 प्लस 4y, तो y के स्थान पर बेटा क्या कर देंगे, y प्लस y1, तो y प्लस 1, y प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, y प्लस y1, y प्लस 1 अपॉन 2
माइनस एट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ऐसे करेंगे। अब थोड़ा हल कर लीजिए। 2 से 2 कट गया, इसको काट दे तो 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा बेटा 3x है ना प्लस y, ठीक है 3x प्लस y माइनस x माइनस 3 प्लस का 2y प्लस का 2 माइनस का 8। ठीक है बेटा 3x प्लस y माइनस का x माइनस का 3 प्लस का 2y प्लस का 2 माइनस का 8 बराबर 0। ओके बेटा, तो देखिए बेटा क्या बनेगा 3x माइनस x क्या हो गया 3x हो गया, ठीक है प्लस y प्लस 2y क्या हो गया प्लस का 3y हो गया। ठीक है 3x माइनस x 2x हो गया प्लस y प्लस 3y हो गया। ठीक है अच्छा -3 और -8 क्या हुआ बेटा -11 और प्लस का 16 क्या हुआ -9 बराबर 0। ठीक है बेटा, स्पर्श रेखा का समीकरण निकल आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? जरा एक बार बता दो कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में। सतीश तुम प्रेजेंट हो? सतीश, हाँ सर, हाँ है। आशीष, जी सर हैं। सोनी ने तो अभी पूछा ही था, 3 ही लोग हैं। ठीक है क्या करें बताओ, उसका वो पेंडिंग में पड़ा हुआ, बाहर निकल के हम टाइम बर्बाद होगा और जोड़े और वो ज्वाइन ही ना करे। कल भी उसने ऐसे ही किया था। पढ़ाइए सर, आप पढ़ाइए। हाँ फालतू समय बहुत बर्बाद होता है। 15 मिनट टाइम से आप। पूरा इंतजार कर, पूरा 15 मिनट इंतजार करते हैं, कुछ ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु रूप में। ठीक है अब हम लोग देखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण श्लोक फॉर्म में, प्रवणता रूप में। तो स्पर्श रेखा का समीकरण प्रवणता रूप में। तो देखो बेटा वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे प्रवणता रूप में। तो मैं प्रूविंग में नहीं जा रहा हूँ, समय बर्बाद नहीं करने जा रहा हूँ, जो चीज आती है वही कर रहे हैं। y बराबर mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये डायरेक्ट मैंने स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दिया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा मैंने आपके सामने लिख दी है, y बराबर mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पे r क्या है, r तो इस वृत्त की त्रिज्या है, r तो इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है m क्या चीज है, m उस स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये आपको प्रश्न में दी होगी। ठीक है वृत्त का समीकरण दिया होगा तो वहां से r पता चल जाएगा, और स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको दी होगी, उससे हम स्पर्श इस सूत्र के द्वारा हम। अब आप सोचेंगे प्लस माइनस क्यों है, दो क्यों है, क्योंकि एक ही प्रवणता वाली किसी भी वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं होती हैं एक ही स्लोप वाली। कैसे, जैसे कि ये कोई वृत्त है, ये कोई स्पर्श रेखा आपने खींची, मान लिया इसका स्लोप है n है, तो इसके समांतर ठीक अपोजिट, इसके समांतर एक इधर भी तो होगी, और चूंकि समांतर है तो स्लोप सेम होगी, है ना। समझ गए बात को, इसलिए होता है प्लस माइनस। ठीक है अच्छा इसके बाद देखो बेटा समझ में आ गया होगा।
तो इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ, कि रेखा रेखा y बराबर mx प्लस सी, रेखा y बराबर mx प्लस सी, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r, रेखा y बराबर mx प्लस सी, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर की स्पर्श रेखा होगी यदि, ठीक है, रेखा y बराबर mx प्लस सी, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर की स्पर्श रेखा होगी यदि, क्या कंडीशन है, c बराबर प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। वही अब वही चीज है, c की जगह पर अभी हमने लिखवाया था ना स्पर्श रेखा का समीकरण, c की जगह पर अगर प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आ जाए तो स्पर्श रेखा बन जाएगी, है ना बेटा, और क्या बात को, तो वही चीज हमने लिख दी है, बस यही कंडीशन होती है। दोनों पक्षों का वर्ग करा दें तो सी स्क्वायर बराबर r स्क्वायर अंडर रूट हटाने के लिए ये भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अगर ये सब पूरी हो रही है तो ये रेखा इस व्यक्ति स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब तो हमने दो रूप पढ़ लिए स्पर्श रेखा की, बेटा हमने दो रूप पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे तीसरा रूप स्पर्श रेखा का, परामितीय रूप। बेटा स्पर्श रेखा का तीसरा रूप क्या, परामितीय रूप, परामितीय रूप। तो ये करते हैं हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r, इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण हमको लिखना है परामितीय रूप में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो देखिए परामितीय निर्देशांक हम लोगों ने पढ़े थे, r cos थीटा, r sin थीटा भी पढ़ाए थे, तो x1 y1 है ना, तो परामितीय निर्देशांक r cos थीटा, r sin ये होते हैं। ये हो गया, इसको मान लिया बिंदु x1 y1, इसको मान लिया बिंदु x1 y1। परामितीय रूप का मतलब ही यही है, परामितीय निर्देशांक पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है, इसको x1 y1 मान लिया तो वही एक्स स्क्वायर की जगह पहले x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 रख देंगे, कांस्टेंट में कुछ नहीं किया जाता है, वो वैसे ही रहता है, और फिर x1 y1 की जगह ये रख देंगे r cos थीटा, r sin थीटा, है ना, तो r कट जाएगा दोनों पक्षों से, क्या बन जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और एक r हमारा क्या होगा बेटा, कट जाएगा, एक r बेटा हमारा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, परामितीय पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, स्पर्श रेखा का एक्स और थीटा, समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरह से हम लोगों ने स्पर्श रेखा सीख ली, अब हम लोग सीखेंगे अभिलंब, अभिलंब का समीकरण निकालना। अभिलंब, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। पहले तो बेटा हम ये जानेंगे ये अभिलंब यानी कि नॉर्मल होता क्या है। देखिए ये कोई वृत्त है और ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये है संपर्क बिंदु, पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होता है। अभिलंब एक रेखा होती है
जो कि स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है और इसी संपर्क बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के अभिलंब जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी अलग बिंदु पर नहीं होता, ठीक है, उसी बिंदु पर होता है। चलिए अब हम और एक बात और बता दें आपको, अभी बता देते हैं या बाद में बताएंगे तो अच्छा बाद में बता देंगे। तो अभिलंब क्या होता है? स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होता है, संपर्क बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जाता है। अब हम लोग अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। वृत्त हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। संपर्क बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने ले लिया x1 y1, ठीक है। इस बिंदु पर चलो बेटा अभिलंब का समीकरण निकाला जाए। ओके, बात समझ में आ गई? इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, तो पहले हम क्या करेंगे? स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। वही एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स x1, है ना, स्पर्श रेखा एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स x1, वाई स्क्वायर के स्थान पर वाई y1 बराबर। अब बेटा हम इस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लें, स्लोप, है ना, तो क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, ठीक है बेटा। आ गया अपने पास स्पर्श रेखा की प्रवणता। चलिए अब हम इस अभिलंब की प्रवणता निकाल लें। ये m1 m2 निकाल लें, तो दोनों लंब हैं, दोनों लंब होते हैं, तो m1 m2 बराबर -1, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1/m1, है ना। तो m1 की जगह ये रख देंगे तो क्या आएगा बेटा? y1/x1, ठीक है। तो m2 बराबर बेटा आ जाएगा y1/x1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने अभिलंब की प्रवणता निकाल ली, ठीक। अच्छा, संपर्क बिंदु हमने माना हुआ था x1 y1, अभिलंब भी इसी संपर्क बिंदु से जाता है, प्रवणता m2 आई चुकी है, तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1। ये आ गया अभिलंब का समीकरण। ये तरीका होता है अभिलंब का समीकरण। इसको थोड़ा अभी और चलो सिंप्लीफाई करते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो m2 का मान रख दीजिए, m2 का मान रख दीजिए बेटा, कितना निकाला था? y1/x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है बेटा। m2 का मान क्या किया हम लोगों ने? अब y1 को हम लोग नीचे ले आए, y1 को नीचे ले आए तो y/y1 -1 क्या बन जाएगा? y/y1 -1, ठीक है। y1 को इधर नीचे ले आए और x1 को अंदर ले जाएं, x1 को अंदर ले जाएं, x/x1 -1 कट जाएगा। ओके बेटा, तो क्या आ जाएगा? x/x1 बराबर x/x1 बराबर x/x1 बराबर y/y1। ओके बेटा, ये देखो अभिलंब का समीकरण आ गया, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तब कोई बिंदु दिया है हमको x1 y1, तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा? x/x1 बराबर y/y1। ओके।
अब हम लोग देखेंगे बेटा अविलंब का समीकरण प्रवणता रूप में। अविलंब का समीकरण देखेंगे बेटा हम लोग प्रवणता रूप में। तो हम आपको बता दें वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के अविलंब का समीकरण प्रवणता रूप में सीधे सीधे कुछ नहीं होता, y बराबर है x, बस इतना, y बराबर है x, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर हम एक नोट बताने जा रहे हैं आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वृत्त का अविलंब, वृत्त का अविलंब, वृत्त का अविलंब सदैव सदैव वृत्त के, सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो कौन सा वृत्त हमने लिया था, पहला पहला वाला वृत्त लिया था जिसका कि केंद्र मूल बिंदु पर होता है और त्रिज्या हमारी आर होती है। केंद्र बेटा मूल बिंदु पर होता है, त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। अब कोई सारे अविलंब जितने भी होते हैं वृत्त के, वो सब कहां से जाते हैं, केंद्र से होकर के जाते हैं। केंद्र है मूल बिंदु पर, तो सारे अविलंब मूल बिंदु से होकर के जाएंगे, है ना। और कोई भी रेखा या कोई भी वक्त क्यों ना हो, अगर वो मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता। तो आपको पहले भी सिखा चुके हैं, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं होता, सी नहीं होता। इसलिए अविलंब का सीधा सीधा समीकरण होगा y बराबर mx, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद देखो बेटा, अब हम लोग देखेंगे अविलंब का समीकरण परामितीय रूप में, पैरामीट्रिक फॉर्म में। परामितीय रूप, अविलंब के समीकरण का परामितीय रूप, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है बेटा। तो देखिए वृत्त है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। इस वृत्त के ऊपर किसी बिंदु के परामितीय निर्देशांक होते हैं आर cos थीटा आर sin। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पहला केस अविलंब का बिंदु रूप में, कि अगर किसी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर पर अगर बेटा एक बिंदु है x1 y1, अगर बेटा एक बिंदु है x1 y1, ठीक है, तो उस बिंदु x1 y1 पर अविलंब का समीकरण x/x1 बराबर y/y1 अभी निकाला था। तो देखो ये जो परामिति बिंदु है इसको मान लिया x1 y1, तो रख दीजिए, जो निकाला था हम लोगों ने x/x1 x अपॉन और r cos थीटा इक्वल टू y/y1 बेटा y/r sin, r कट जाएगा बेटा, x अपॉन cos थीटा बराबर y/थीटा, ओके बेटा। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, अविलंब का समीकरण, किसमें, परामितीय रूप में, ओके। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब अगला जो पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, सर्कल का हम तो कहेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
क्या है देख लेते हैं। देखो बेटा, आपने हाई स्कूल में एक थ्योरम पढ़ी होगी। हाई स्कूल में बेटा आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी। कौन सी थ्योरम? ये कोई वृत्त है बेटा, ये कोई सर्कल है, ठीक है। ये कोई वृत्त है हमारा, ये कोई वृत्त है बेटा हमारा, ये कोई सर्कल है। ये इसका केंद्र है सी, ये इसका केंद्र है सी। ये कोई टेंजेंट ले लिया हमने पॉइंट पी के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर बेटा हमने कोई टेंजेंट ले लिया। पॉइंट पी के ऊपर हमने बेटा कोई स्पर्श रेखा ले ली, ठीक है। और इस केंद्र से स्पर्श रेखा के ऊपर लंब डाला, केंद्र से स्पर्श रेखा के ऊपर लंब डाला, ठीक है। तो ये क्या होगी? त्रिज्या होगी ना, सीपी हमारी क्या होगी? त्रिज्या। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कक्षा 10 में, केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर है। ठीक बात है बेटा, ये थ्योरम आपने पढ़ी थी, तो इसको आपको याद रखना। केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब त्रिज्या के, त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बेटा, हम लोग एक क्वेश्चन कर लें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाँ, प्रश्न है हमारा बेटा, नोट कर लें सभी लोग। एक सरल रेखा, एक सरल रेखा x बराबर y प्लस 2, एक सरल रेखा x बराबर y प्लस 2 वृत्त, एक सरल रेखा x बराबर y प्लस 2, एक सरल रेखा x बराबर y प्लस 2 एक सरल रेखा x बराबर y प्लस 2 वृत्त और, ठीक है, एक सरल रेखा x बराबर y प्लस 2 वृत्त और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है, ठीक है, को स्पर्श करती है। तो आर का मान क्या होगा? तो आर का मान क्या होगा, ये प्रश्न, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताया थ्योरम, उसी से होगा। पहले इस वृत्त को हम ठीक से लिखेंगे, कैसे? 4 को उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर बाई 2 का
होल स्क्वायर ऐसे हो गया। इस वृत्त का बेटा केंद्र हो गया 0,0 और त्रिज्या हो गई हमारी r/2। ओके, अब देखिए थ्योरम, और ये जो स्पर्श रेखा दी हुई थी इसको ठीक से लिखेंगे x - y - 2 बराबर। अब थ्योरम लगा लेंगे, केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई 0 - 0 0 - 2 तो पता ही है फार्मूला में, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1। ठीक है, और किसके बराबर होती है, त्रिज्या के बराबर आर। तो ये क्या बचा, मॉड ऑफ -2 यानी कि 2 अपॉन रूट 2। तो बेटा r अपॉन 2 बराबर 2 अपॉन 2 कट करते हैं अगर हम, तो बेटा r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, r की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है बेटा, ये हमारा r का मान आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ स्पर्श रेखा के जोड़े का समीकरण, स्पर्श रेखा के जोड़े का समीकरण, पेयर ऑफ टेंजेंट। देखिए क्या चीज होती है, इसको देखा जाए। बेटा ये कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर है, केंद्र है वृत्त का, और ये कोई बिंदु है P x1, y1। ठीक है, ये कोई है बिंदु P x1। अब इस बिंदु से बेटा, इस बिंदु से इस स्पर्श रेखा की ओर, इस बिंदु से इस वृत्त पर, इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इस बिंदु से, याद रखिएगा बेटा इस बात को, किसी भी बाह्य बिंदु से, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं। ठीक, इस वृत्त का समीकरण मान लिया s बराबर 0। ठीक है, s कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -11x प्लस 9y -32 बराबर 0। यस हो गया हमारा। इस वाह्य बिंदु से बेटा हमने क्या किया है, इस वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची। वृत्त का समीकरण मान लिया s बराबर 0। तो ये जो स्पर्श रेखाओं का जोड़ा है, दो स्पर्श रेखा है PM और PM और PM। तो ये जो जोड़ा है, इस जोड़े का समीकरण क्या होगा, दोनों स्पर्श रेखाओं का कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन एक साथ समीकरण क्या होगा, वो होगा SS1 बराबर T स्क्वायर। ये होगा इन दोनों स्पर्श रेखाओं के जोड़े का समीकरण। अब देखिए आपके अभी कुछ ढंग से नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज आ गई है, SS1 बराबर T स्क्वायर। तो चलिए सिखा देते हैं आपको। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ये वृत्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 12x प्लस का 18y
माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने वृत्त का समीकरण ले लिया। और वृत्त के बाहर, है ना, वृत्त के बाहर हमने कोई बिंदु ले लिया 2,5। ओके, 2,5 बात समझ में आ गई। वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं वृत्त के ऊपर, और उन स्पर्श रेखाओं के जोड़े का कंबाइंड समीकरण आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए एस क्या चीज होती है। एस आपको बताया, ये जो वृत्त का समीकरण होता है, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा एस होता है, यही हमारा एस होता है। ठीक, ओके। तो अब प्रश्न उठता है फिर S1 क्या चीज होती है। तो अब प्रश्न उठता है बेटा S1 क्या चीज होती है ना। तो इस 2,5 से, इस 2,5 से हम इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करवा दें। 2,5 से बेटा हम इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करवा दें तो हमारा S1 आ जाएगा। तो करवाइए बेटा संतुष्ट। 2,5 से 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25। ठीक है, यहाँ रखो तो माइनस का 24, और यहाँ 5 रखो तो 18 पंजे 90, माइनस का 10। ओके बेटा, तो जरा इसका हल करो, देखो क्या आता है। तो प्लस वाले जोड़ लिए जाए तो 85 25 आएगा। और 4 हैं, कितना 85 आएगा, आएगा, 85। 85 आएगा। चेक कर लेते हैं, 29 और 90, 119। और माइनस का देखना है तो कितना आएगा, 34। तो देखो बेटा 9 में 4 चला गया 5, 11 में 3 से 4। देखो S1 का मान आ गया हमारे पास, है ना। ठीक है, दो चीजें हो गई, S और S1। अब प्रश्न उठता है ये T क्या चीज होती है, वो भी सिखा देते हैं। जो बिंदु आपको प्रश्न में दिया होगा, ये बिंदु प्रश्न में जो दिया होगा वो वृत्त के ऊपर नहीं दिया होता है, वृत्त के बाहर होता है। लेकिन आप मान लोगे जबरदस्ती की वृत्त के ऊपर, जबरदस्ती मान लोगे कि ये बिंदु वृत्त के ऊपर है, और फिर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दोगे। फिर इस बिंदु पर बेटा आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दोगे, यही हमारा हो जाएगा टी। यही हमारा क्या हो जाएगा, टी। ओके, चलो किया जाए। ये जो है बिंदु x1 y1, ये जो बेटा बिंदु है x1 y1, इसको मान लिया वृत्त के ऊपर और स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दें। तो निकालिए, एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या सिखाया, एक्स x1, तो x गुणे 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स x1, वाई स्क्वायर के स्थान पर बेटा क्या सिखाया, वाई y1, वाई गुणे 5। ठीक है, माइनस 12, एक्स के स्थान पर क्या सिखाया, x प्लस x1 बटे 2, x प्लस 2 बटे 2, प्लस 18y, प्लस 18 y की जगह क्या सिखाया, y प्लस y1, y प्लस 5, y प्लस 5 बटे 2। ठीक है, माइनस का 10, माइनस का, ओके, माइनस का 10। तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y काट दें अगर हम, माइनस का 6x, माइनस का 12, माइनस का 6x, माइनस का 12, इसको भी काट दें, प्लस का 9y, प्लस का 45, प्लस प्लस का 9y, प्लस का 45, क्या बन जाएगा बेटा, 2x माइनस 6x, यानी कि माइनस का 4x। ठीक है, ओके। और देखो 9y प्लस 5y क्या बन जाएगा बेटा, 40, 2x माइनस 6x माइनस का 4x, 5y प्लस 9y कितना हो गया, 14y हो गया। ठीक है, और देखो 12 और 10 32, तो 45 में 32 जाएगा, तो बेटा 45 में 32 जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 इस होता है 12 10।
हैं? सर 22 22, 12 10 22 होगा। ये हमारा टी आ गया, ठीक है, ये हमारा टी आ गया, ठीक है। अब एस हमको पता ही है, अब तो कि हमने वृत्त बहुत बड़ा वाला ले लिया ना, इसलिए इसमें कैलकुलेशन जा, छोटा सा वृत्त अगर लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो कैलकुलेशन कम होगा। अब हम ये एस का मान तो पता ही है हमको, ये यहाँ रख देंगे। S1 हम लोगों ने निकाला था 85, यहाँ रख देंगे। टी हम लोगों ने जो निकाला है यहाँ रख देंगे। होल स्क्वायर वगैरह करेंगे, सबको एक पक्ष में करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा के जोड़े का समीकरण आ जाएगा। ये तरीका होता है बेटा स्पर्श रेखा के जोड़े का समीकरण। इसके बाद देखो बेटा, अगली हेडिंग है हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की लंबाई। देखते हैं बेटा क्या होता है। जैसे कि ये वृत्त है, तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वृत्त के ऊपर। बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर बेटा हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो बेटा इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है? पी एम। पहली बात तो आप ये जान लो कि जो दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं इन दोनों की लंबाई क्या होती है बेटा? बराबर होती है। इन दोनों की लंबाई बेटा क्या होती है हमारी? बराबर होती है। पी एम बराबर एम। पहली बात तो आप ये जानो, पी एम बराबर, ठीक है। दूसरी बात जानी जाए, हाँ, इसकी लंबाई क्या होती है? तो वृत्त का समीकरण आपको दिया होगा एस बराबर टी, तो वही S1 निकाल लेंगे, है ना। कैसे सिखाया? इस बिंदु से इस एस को संतुष्ट करवा देंगे तो S1 आ जाएगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? अंडर रूट S1, उसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है बेटा। S1 निकाल देंगे, जो आप सीख चुके हो, है ना। उसका वर्गमूल ले लेंगे, तो वही आ जाएगी स्पर्श रेखा पीएम और पीएम की लंबाई, ठीक है बेटा। तो आसान है, कोई चीज है नहीं। ये भी हम लोगों ने सीख लिया, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, है ना। ठीक है, तो जो अगली हमारी हेडिंग है वो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये क्या है? देखिए बेटा, जब भी हम किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो ये जो एम और एन होते हैं ये क्या कहलाते हैं? फुट ऑफ टेंजेंट। फुट ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा के चरण, ठीक है, फुट ऑफ टेंजेंट। चलिए आगे देखते हैं बेटा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या चीज है ना। चलो देखा जाए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हम जानते हैं बेटा कि कोई बाह्य बिंदु है, इससे हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, पी एम
पी एम। ठीक है, इससे बेटा हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बाहर बिंदु से, पी एम और पी एम। तो ये जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम मिला दें एम और एम, है ना बेटा। इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम मिला दें, ओके, यही कहलाती है, यही कहलाती है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। हाँ, तो किसी का माइक खुला हुआ है। सतीश, तुम्हारा माइक खुला हुआ है। तो ये होता है हमारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा। तो अब स्पर्श जीवा का समीकरण हम लोग निकालेंगे। वृत्त का समीकरण है S बराबर, तो कुछ नहीं होता है, स्पर्श जीवा का समीकरण हमारा होता है सिंपल बेटा, T बराबर 0, है ना, ये होता है। ओके, अब T कैसे निकाला जाता है, जो हम आपको सिखा चुके हैं। T कैसे निकालते हैं, इस बिंदु P को मान लो वृत्त के ऊपर है x1 y1 को, और स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दो, है ना बेटा। स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दो, वही हो जाएगा हमारा T। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, T। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, सिंपल है एकदम। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये वृत्त दिया है, ये बिंदु दिया है P x1 y1, ठीक है ना, y बिंदु, इससे दो स्पर्श रेखा कीजिए वृत्त के ऊपर, और हमें इस स्पर्श जीवा का समीकरण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर बटा इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर, ओके बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर। अब बेटा हम क्या करेंगे, टी निकालेंगे। तो टी कैसे निकालेंगे, इस बिंदु को मान लेंगे वृत्त के ऊपर, और स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स x1, वाई स्क्वायर के स्थान पर वाई y1 माइनस का आर स्क्वायर। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स x1, वाई स्क्वायर के स्थान पर वाई y1 माइनस, ये बेटा हमारा हो गया टी। ठीक है, इसी को 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारा स्पर्श जीवा का समीकरण आ जाएगा, है। तो बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, ओके बेटा, समझ में आ गया। लगाते हैं इसको, रख करते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा जो हमारी अगली हेडिंग है वो है और बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट, और बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट किस, ठीक है, उस जीवा का समीकरण, वृत्त की उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया हुआ है ना, ये हेडिंग होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड whose midpoint, whose midpoint is given, whose midpoint is given,
ठीक है, ये हेडिंग होनी चाहिए। देखो बेटा, ये कोई वृत्त है, सर्कल है, कोई वृत्त है हमारा, सर्कल है, एस बराबर 0, ये इसकी कोई जीवा है ए बी, ये इसकी कोई जीवा है ए बी, और ये इसका मध्य बिंदु है सी, x1y1। ठीक है, हमको दिया हुआ है जीवा का मध्य बिंदु, हमको दिया हुआ है, और वृत्त का समीकरण हमको दिया हुआ है, और आपसे कहा गया बेटा इस जीवा का समीकरण निकालो। ये हेडिंग है। तो जीवा का समीकरण क्या होगा? T इक्वल टू S1, T इक्वल टू S1। ठीक है, ये T निकालना आप सीख चुके हो, T निकालना आप सीख चुके हो। x1y1 वृत्त पर है नहीं, जबरदस्ती मान लेंगे वृत्त पर है, और फिर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देंगे, वही हो जाएगा हमारा T। ठीक है, S1 कैसे निकालते हैं? x1y1 से वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करवा देंगे। ठीक है बेटा, x1y1 से वृत्त के समीकरण को संतुष्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा? S1 आ जाएगा। यहाँ रख देंगे T, यहाँ रख देंगे S1, तो बेटा हमारी ये जीवा ए बी का समीकरण आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु हमको दिया हुआ है। अगली हेडिंग है हमारी बेटा डायरेक्टर सर्कल। अगली बेटा हेडिंग है हमारी, क्या हेडिंग है अगली? डायरेक्टर, डायरेक्टर सर्कल। ये हमारी बेटा अगली हेडिंग है, डायरेक्टर सर्कल। ये क्या चीज होती है डायरेक्टर सर्कल, देखा जाए। डायरेक्टर सर्कल का मतलब है बेटा पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लोकस, लोकस का मतलब होता है मानक, रास्ता, रास्ता। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, locus of point of intersection of perpendicular of perpendicular tangents. Locus of point of intersection of perpendicular tangents is called director circle. उन स्पर्श रेखाओं के, उन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ जो कि हमेशा लंब होती हैं, जो आपस में हमेशा लंब होती हैं, उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ, उनके प्रतिच्छेद बिंदु के चलने का रास्ता डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। ठीक है, चीन की जो भाषा होती है ना सबसे जल्दी समझ में आती है, उसका कारण है चीन की जो भाषा होती है पिक्चर में होती है, पिक्चर में इतना लिखते नहीं है वो लोग, पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं, और पिक्चर बहुत जल्दी समझ में आती है। अभी तो कोई लैंग्वेज लिखी आपको कम ढंग से कुछ समझ में आई नहीं होगी, अभी चित्र बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए वृत्त है, ये इसका बिंदु है P, ये दो स्पर्श रेखाएं हमने, एक स्पर्श रेखा ये, ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं? लंबार्धक है, तो लंबार्धक लंब है, दोनों स्पर्श रेखाएं लंब। ठीक है, ऐसे ही कोई और दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे हम, कोई और दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे,
ठीक है, ये भी क्या है, ये भी लंब है। ठीक है, ये जो लंब स्पर्श रेखाएं हैं ना, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इसके चलने का रास्ता। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु, इस प्रतिच्छेद बिंदु पे चलने का रास्ता है ना, यही कहलाता है डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, जो स्पर्श रेखाएं क्या है, लंब है, उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु, लंब स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पे चलते हैं, ये खुद भी वृत्त होता है, ये डायरेक्टर सर्कल भी वृत्त होता है। और उसका समीकरण क्या होता है कि वृत्त, कोई वृत्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन जानते हो क्या होगी, वो होगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, ये होगी बेटा डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन का समीकरण। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। घड़ी क्या बोल रही है, चलिए एक दो चीजें हम लोग अभी और करेंगे। अगली हेडिंग है बेटा हमारी कॉमन टेंजेंट्स। अगली जो हेडिंग है वो है कॉमन टेंजेंट्स। तो देखो बेटा, अगला जो हम लोग देखेंगे हेडिंग, वो क्या है हमारी, वो है हमारी कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स ये क्या चीज है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, हिंदी में क्या बोलेंगे, लिख लीजिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो समझते हैं बेटा हम लोग कि ये आखिर क्या चीज है कॉमन टेंजेंट्स। तो बेटा देखो, अगर दो वृत्त हैं, दो सर्कल हैं, तो उनके बीच में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए सबसे पहला केस, एक वृत्त है, ये मान लिया, दूसरा वृत्त है, ये मान लिया, इसका केंद्र है हमारा C1 और जो इसका केंद्र है मान लिया C। ठीक है, इसकी त्रिज्या है मान लिया R1 और इसकी त्रिज्या है मान लिया R। ठीक है, दोनों वृत्त एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, है ना, दोनों वृत्त एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हैं, दूर दूर हैं। इनके केंद्रों के बीच की दूरी ये मान ली d है, केंद्रों के बीच की दूरी d है। ये कौन सा केस है, जब दोनों वृत्त अलग अलग हैं, यानी केंद्रों के बीच की दूरी जो होती है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R1 प्लस R2 दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दें तो ये जो d है ये ज्यादा होगा, केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा होगी, यानी ये कौन सा केस है, केंद्रों के बीच की दूरी d जो होगी ज्यादा होगी R1 प्लस R2 से। ठीक है,
ये पहला वाला केस है। देखते हैं इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। तो देखिए, दो से डायरेक्ट टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग। प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। तो देखो बेटा, दो को डायरेक्ट टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं, है ना। ये हो गए, इनको बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट, है ना। और दो ऐसे बना सकते हैं हम लोग, तिर्यक स्पर्श रेखाएं, ऐसे और ऐसे, है बेटा। तो दो, तो हम सीधी सीधी स्पर्श रेखाएं बेटा बना सकते हैं, और दो स्पर्श रेखाएं तिरछी बना सकते हैं, ठीक। तो दो हो गए हमारे डायरेक्ट टेंजेंट, और दो हो गए ट्रांसवर्सल टेंजेंट। चार, कुल चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनती हैं। कुल चार, ठीक है। दो डायरेक्ट प्लस दो ट्रांसवर्सल। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। ये जो काटती है स्पर्श रेखा, इसी बिंदु पर काटती है। C1 C2 पर ही काटती है। अच्छा, ये जो तिर्यक स्पर्श रेखाएं हैं, ये मान लिया आपस में T1 बिंदु पर काट रहे हैं, T1, है ना। तो ये जो रेशियो होता है ना, C1 T1, C1 T1 अपॉन C2 T1, C1 T1 अपॉन C2 T1, ये किसके बराबर होता है पता है? R1 अपॉन R2 के बराबर होता है, त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर, ठीक है? ऐसे। और ये डायरेक्ट टेंजेंट भी अगर हम बढ़ाएं, ये भी इसी रेखा पर ही काटेंगे, C1 C2 को आगे बढ़ाएंगे, तीनों एक ही बिंदु पर जाके मिलेंगी। ये मान लिया T2 बिंदु पर काट देंगे डायरेक्ट टेंजेंट, ठीक। अब देखो क्या होगा, C1 T2 C1 T2 बटे C2 T2 C1 T2 बटे C2 C1 T2 बटे C2, ये बेटा किसके बराबर होगा? R1 बटे R2 के बराबर, R1 बटे R2 के बराबर। बात समझ में आ गई बेटा? इस तरीके से होता है। ओके, तो सीख लिया आपने, जब केंद्रों के बीच की दूरी बेटा त्रिज्याओं के योग से ज्यादा होगी तो कुल चार स्पर्श रेखाएं बनेंगी, दो डायरेक्ट और दो हमारी इनडायरेक्ट। दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरे केस पर चलते हैं बेटा। दूसरा केस हमारा क्या है बेटा कि दूसरा केस है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं। C1 C2 ये केंद्र हो गए, ठीक है। ये त्रिज्या हो गई R1, ये त्रिज्या हो गई R2। अब जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो बेटा किसके बराबर होगी? R1 प्लस R2 के बीच, ठीक है बेटा। ध्यान रखिएगा, जब दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो केंद्रों के बीच की दूरी हमारी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। तो ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। अब कितनी स्पर्श रेखाएं? तो दो तो डायरेक्ट हो जाएंगी, एक ऐसे और एक हमारी ऐसे, दो डायरेक्ट हो जाएंगी। और एक ट्रांसवर्सल होगी, ट्रांसवर्सल एक ही होगी, ये ट्रांसवर्सल तिर्यक स्पर्श रेखा, कुल तीन, दो डायरेक्ट हमारी होगी प्लस एक क्या होगी ट्रांसवर्सल। बात समझ में आ गई बेटा? ओके, तो ऐसे होता है। तीसरा केस लेते हैं अब हम लोग। तीसरा केस लेते हैं।
तीसरा केस है बेटा, अब की बार क्या है, अब की बार बेटा दोनों वृत्त काट रहे हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, ये C1 ये C2, ठीक है, ये इनके बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की। तो अब की बार जानते हो क्या पिक्चर बन रही है, कि ये पिक्चर बन रही है, केंद्रों के बीच की दूरी होगी जो R1 प्लस R2 से कम होगी, ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी बेटा R1 प्लस R2 से कम होगी, बात समझ में आ गई, ठीक है, तथा R1 माइनस R2 से ज्यादा हो। तो तीसरा केस है, तो R1 प्लस R2 से तो कम होती है, लेकिन R1 माइनस R2 से ज्यादा होती है। तो तीसरे केस में जब दोनों वृत्त काट रहे हैं, कितनी स्पर्शरेखाएं बनेगी, दो डायरेक्ट स्पर्शरेखाएं बनेगी, कोई तिर्यक नहीं बनेगी, दो डायरेक्ट, ठीक है, तो बेटा समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब हम लोग देखेंगे चौथा केस। अब बेटा हम लोग देखेंगे चौथा केस। चौथा केस देखा जाए, चौथा केस देखेंगे हम लोग, क्या है चौथा केस, दोनों वृत्त बेटा एक दूसरे को अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श कर रहे हैं। अब ये केंद्रों के बीच की दूरी ही पता है किसके बराबर हो जाएगी, ये R1 हो गया इतना, ये R2 हो गया, केंद्रों के बीच की दूरी पता है किसके बराबर हो जाएगी, R1 माइनस R2, ओके बेटा, केंद्रों के बीच की दूरी हमारी R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगी, ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब इस केस में कितनी स्पर्शरेखाएं बनेगी, सिर्फ एक स्पर्शरेखा बनेगी, तिर्यक स्पर्शरेखा, सिर्फ बेटा एक स्पर्शरेखा बनेगी, तिर्यक स्पर्श, बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं पांचवा केस। पांचवा, एक वृत्त है, दूसरा वृत्त क्या है, इसके पूरी तरह से अंदर, दूसरा वृत्त बेटा पूरी तरह से पहले वृत्त के अंदर है, ठीक है, यानी कि C1 C2 जो केंद्रों के बीच की दूरी है, अब R1 माइनस R2 से भी कम होगी, ठीक है ना, ये पहचान है हम, तो हम आपको सोचते होंगे अभी कि हम दो वृत्तों के समीकरण हमको दिए होंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे इन पांच में से कौन सा केस है, उसी के लिए ये कंडीशन जो लिख रहा है, उसी के लिए लिख रहा है, दोनों के केंद्र निकाल लेंगे, केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, दोनों की त्रिज्या निकाल लेंगे R1 R2, और देख लेंगे कौन सी शर्त पूरी हो रही है। अगर D हमारा R1 प्लस R2 से बड़ा है तो पहला वाला केस है, दोनों वृत्त अलग अलग हैं। D अगर बेटा R1 प्लस R2 के बराबर है तो दोनों वायता स्पर्श कर रहे हैं। D R1 प्लस R2 से कम है लेकिन R1 माइनस R2 से ज्यादा है, तो दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। ऐसे D R1 माइनस R2 के बराबर है, ये चौथा केस हो गया, एक वृत्त दूसरे को अंदर से स्पर्श कर रहा है, और D R1 माइनस R2 से भी कम है, तो बेटा ये हमारा क्या हुआ, पांचवा केस हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना, ओके, इस केस में कोई स्पर्शरेखा नहीं होगी, नो टेंजेंट, बेटा कोई स्पर्शरेखा नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉमन टेंजेंट की सीख लिया, ठीक है, अब छोटी छोटी बस एक ही दो चीजें बची हैं, है ना, ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ ट्रिक वगैरह